आज हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जब हम करे थे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, हम क्या करे थे, 1 मार्कर जो है 2 करे थे और 3 मार्कर भी 2 करे थे, 3/4 मार्कर। अभी भी वही करेंगे, तो ये 2-3 कर लेंगे 1 मार्कर और 2 3/4 मार्कर करेंगे और वही करेंगे जो बार बार बोर्ड्स में आता है। तो वो करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ताकि उस कंसेप्ट को अगर हम समझ जाएंगे तो हम 1 मार्कर जो है अपने मन से लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि रिलेटेड है। तो पहला चीज़ इकोनॉमी में जो है होता क्या है, ये क्लास 11th में पढ़े हैं सब कि प्रोडक्शन होता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो चीज़ हम करते हैं उसे बेचकर हम कमाते हैं। तो प्रोडक्शन के कारण इनकम होता है, ये दूसरा चीज़ इकोनॉमी में। तो बोलते हैं कि प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। फिर जो हम अर्न करते हैं तो इनकम हुआ तभी जाकर हम उसे स्पेंड करें, तो इनकम जो है लीड्स टू एक्सपेंडिचर। तो पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ उसको बेच के इनकम अर्न किया गया और जो इनकम अर्न किया गया उसको स्पेंड किए। हमें जो जो चीज़ चाहिए हम सब खरीदे, वो कोई ना कोई प्रोड्यूस किया होगा। तो एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। तो ये एक्सपेंडिचर हुआ तो जो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे उनका सामान बिका तो वो और प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि सपोज कोई चेयर बेच रहा है तो चेयर बेच के 1000 रुपया वो कमाया, तो ये 1000 रुपया से वो क्या करेगा, उसको जो जो चाहिए, सपोज वो क्लोथ्स खरीदा, फूड खरीदा, सपोज वो पेन पेंसिल खरीदा अपने बच्चों के पढ़ने के लिए, बुक्स वगैरह, तो ये सब चीज़ भी प्रोड्यूस होता है। तो जो भी तुम अर्न करते हो, वो स्पेंड जो करते हो, उससे क्या करते हो, तुम प्रोडक्शन को इनकरेज करते हो। तो इसीलिए प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम, इनकम लीड्स टू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो है ऐसा जो है चलते चलते एक सर्कल बन गया, तो इसे जो है सर्कुलर फ्लो भी बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इकोनॉमी में इसे सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। तो इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस किया जाता है कमाने के लिए किया जाता है बेच के। तो जब इकोनॉमी का इनकम हम गिनेंगे तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड से, ये हम पढ़ेंगे आगे, तीनों मेथड कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूलाज वगैरह न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो एक मेथड हो गया प्रोडक्शन, दूसरा मेथड हो गया इनकम मेथड और तीसरा मेथड हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम ये तीनों मेथड पढ़ेंगे और सर्कुलर फ्लो भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तो हम 1 मार्कर कर रहे हैं, जो 1 मार्कर इससे रिलेटेड है तो इसीलिए ये कंसेप्ट बताया। तो पहला चीज़ 1 मार्कर जो इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड वो है लीकेजेस और दूसरा इंजेक्शन। नॉर्मली हम बहुत चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, लेकिन हमें जब क्वेश्चन पूछते हैं हमें लगता है ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। तो जैसे लीकेजेस अगर पूछ लेते, हम अपने आप अगर तैयारी करके जाते तो ये हमसे मिस हो जाता और वहाँ पे लगता कि ये तो टफ क्वेश्चन था। या इंजेक्शन, हम तो सिर्फ वही पढ़ेंगे जो वो पूछेंगे। तो देखते हैं ये लीकेजेस और इंजेक्शन क्या है। तो लीकेजेस मतलब क्या है, जैसे सपोज तुम्हें कोई बोला कि भाई जाओ पानी लेकर आओ, अगर हाथ में लेकर आओगे पानी तो क्या होगा, रास्ते में बूंदे बूंदे गिरा गिरा के आओगे, तो वो लीकेजेस है। तो ये जो बूंदे पानी तुम गिराते हुए आए, वो इकोनॉमी में भी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें जो है रास्ते में गिर जाता है। जैसे कि सपोज गवर्नमेंट जो है 1000 करोड़ रुपया इकोनॉमी में भेजा था, तो 1000 करोड़ रुपया अगर इकोनॉमी में आया तो गवर्नमेंट क्या किया, भेजने के बाद 1 महीने बाद आके काउंट किया कि भाई जो पैसा मैं भेजा था वो 1000 करोड़ है। तो जब गवर्नमेंट कैलकुलेट किया अपने हिसाब से तो वो आया 950 करोड़। तो जब ये 950 करोड़ आया तो इसका मतलब रास्ते में 50 करोड़ कहीं गायब हो गया, कहीं गिर गया।
दैट इज लीकेजेस। तो कहाँ गिर गया? जैसे कि हम लोग कमाते हैं, सपोज मैं कमाता हूँ 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ अगर मैं कमाया तो मैं 1000 रुपीज़ स्पेंड नहीं करूँगा, मैं सपोज स्पेंड करूँगा 990 रुपीज़, और 10 रुपीज़ जो है मैं अपने रेनी डेज के लिए बचा लिया। कल को कुछ मुसीबत होगा तो थोड़ा बहुत पैसा मैं बचा लिया, अपने घर में रखा हुआ है सेविंग। तो ये जो है गवर्नमेंट जब गिनने आया तो मार्केट में उसे 990 रुपया दिखा, 10 रुपया जो घर में मेरे लॉकर में पड़ा है गवर्नमेंट को मिला नहीं, तो वो जो है गवर्नमेंट के कैलकुलेशन में मिसिंग मिला। तो जब गवर्नमेंट के कैलकुलेशन में ये मिसिंग है तो गवर्नमेंट इसको बोल रहा है लीकेजेस। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन तो पूछेंगे कि भाई लीकेजेस क्या है। लीकेजेस मतलब क्या? ये जो 1000 करोड़ गवर्नमेंट भेजा था, दिस इज द सर्कुलर फ्लो, ऐसे तो चलता रहेगा तो 1000 करोड़ ऐसे घूमना चाहिए था, लेकिन 950 है तो 50 गायब। तो मनी जो है सर्कुलर फ्लो से जो 50 करोड़ गायब हुआ उसे लीकेजेस बोलेंगे। तो लीकेजेस क्या है, अब इंग्लिश में कर लेते हैं इसे। रेफर्स टू द मनी विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। तो लीकेजेस मतलब जो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकाल लिए हम, तो कैसे निकालते हैं भाई? इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। तो एक लाइन आ गया, 1 मार्कर एक हो गया। लीकेजेस क्या है? रेफर्स टू द मनी विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स के फॉर्म में जो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाता है उसे लीकेजेस बोलते हैं। तो एक 1 मार्कर हो गया। अब दूसरा 1 मार्कर क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है भाई? डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ ना कुछ जो है देता है तुम्हारे बॉडी में, बाहर का फ्लूइड गया बॉडी में, वो इंजेक्शन। उसी तरह ये जो सर्कुलर फ्लो है जिसमें प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का चीज़ जो रोटेट कर रहा है, जो फंड गवर्नमेंट लगा के इकोनॉमी चला रहा है, वो सपोज गवर्नमेंट भेजा था 1000 करोड़, लेकिन जब गवर्नमेंट गिनने को आया 100 जो है ये बढ़ गया है, 1100 करोड़ हो गया है। भाई 100 करोड़ कहाँ से आया? वही इंजेक्शन बाहर से आया। बाहर से आया मतलब सपोज अंबानी जो है वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया 100 करोड़, तो गवर्नमेंट 1000 करोड़ अपना गिन रहा है, 100 करोड़ अंबानी जो वर्ल्ड बैंक से लेकर आया है वो मिलके 1100 करोड़ हो गया। तो इंजेक्शन क्या है? सेम एक ही लाइन में हम बता देंगे इंजेक्शन। ये जो है फिर इंग्लिश में जो है एक सेंटेंस लिख देंगे। क्या लिखेंगे? द मनी एडेड टू द सर्कुलर फ्लो, जो पैसा सर्कुलर फ्लो में ऐड हो गया इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। क्योंकि गवर्नमेंट जो भेजा था, गवर्नमेंट गिन रहा है उतना, लेकिन पता चला हम बाहर से पड़ोसी से उधार लेके बैठे हैं, पड़ोसी कंट्री से, तो बोरोइंग्स के कारण जो है हमारा जो पैसा सर्कुलर फ्लो में था वो बढ़ जाता है, उसे इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट जो है सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड था, तो इसलिए हम सर्कुलर फ्लो डिस्कस किए, लेकिन हमें सिर्फ एक एक सेंटेंस आना चाहिए, लीकेजेस है क्या और इंजेक्शन है क्या। लीकेजेस मतलब पैसा जो सर्कुलर फ्लो से गायब हो गया था सेविंग के फॉर्म में, लोग घर में रख के बैठ गए थे, और इंजेक्शन जो पैसा सर्कुलर फ्लो में ऐड हो गया था, जो हम बाहर के वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से कहीं से बाहर से पैसा ले आए थे, तो गवर्नमेंट जब गिन रहा है उसका पैसा ज़्यादा उसे दिख रहा है। नेक्स्ट 1 मार्कर 2 हो गया। अब 2, 3 या 4 मार्कर कवर करने के लिए कोशिश करेंगे कम टाइम में, जितने टाइम में हो जाए। नहीं होगा तो एक ही 3 मार्कर करके हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस क्या है और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या है। तो ये डिस्टिंक्शन है, 3 मार्क का आएगा, 3 पॉइंट हमें आना चाहिए। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। अभी सर्कुलर फ्लो में बताया था कि भाई नेशनल इनकम कंट्री का जो है प्रोडक्शन मेथड में, इनकम मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में, तीनों मेथड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम प्रोडक्शन मेथड को कंसिडर करते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड में मतलब जो सामान बना, सपोज 10 सामान बना, एक चेयर, एक पेन, एक टेबल, एक फैन, तो जो 10 सामान बना उनका प्राइस जो है सपोज 100 रुपीज़, तो 10 × 100 1000, जबकि सबका प्राइस अलग होता है, हम ऐसे ही फ्लैट लेके कंसेप्ट समझने के लिए कर दिए। तो 10 × 100 1000 रुपीज़ टोटल कमाई हुआ, तो ये 1000 रुपीज़ जो है
ये हो गया नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन मेथड। तो अभी इसी बेसिस पे हम ये दोनों करेंगे। तो ये जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करा जाता है एक करंट प्राइस में होता है और एक होता है कांस्टेंट प्राइस में। तो अब क्वेश्चन ये है, चलो पहले हम फर्स्ट पॉइंट जैसे हम पढ़ रहे थे वैसे कर लेते हैं। हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन होना चाहिए। तो डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में क्या हम कंसेप्ट को लिख देंगे, वो ये है, सपोज यहाँ पे समझाऊंगा फिर उसके बाद में एक वर्ड में बता दूंगा। जैसे सपोज 1990 एक ईयर ले लिया और 2020 एक ईयर ले लिया, तो ये हो गया हमारा ईयर, यहाँ पर आ गया प्राइस, यहाँ पर आ गया क्वांटिटी। तो 1990 में सपोज 10 रुपया प्राइस था और 20 में जो है 12 रुपया, और क्वांटिटी जो सामान बना सपोज यहाँ पे 100 और यहाँ पे बना 200। तो हम क्या करेंगे, सिंपल भाई प्राइस इंटू क्वांटिटी कर रहे थे अभी, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया 1000 और ये आ गया 2400। तो ये हो गया नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस हुआ क्या, it is obtained by multiplying the current year price with that of the current year quantity। जब current year price को current year quantity से multiply कर देंगे तो हमें national income at current price मिलेगा। तो अगर इसको सेंटेंस में लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे current year price और current year quantity, इसको हम याद रख लेंगे तो इनका प्रोडक्ट जो है वो national income at current price है। तो इसको वर्ड्स में लिख देंगे एक लाइन में। क्या लिखेंगे, national income at current price is obtained by multiplying the current year price with that of the current year quantity। अब constant price देखते हैं, सेम चीज़ लिख लेते हैं भाई, 1990 2020 प्राइस रहा 10 हुआ 12, दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द ईयर। सो द क्वांटिटी इज द सेम 100 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। तो अब कांस्टेंट प्राइस में क्या किया जाता है, क्वांटिटी तो जो है करंट ईयर का लोगे लेकिन प्राइस इज कांस्टेंट, यहाँ भी 10 और 2020 का भी जब कैलकुलेट करेंगे वो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो प्राइस था इसको हम कांस्टेंट ले लिए, तो यहाँ आया ये 1000 नेशनल इनकम और यहाँ पे आया 200 इंटू 10 2000। क्यों, क्योंकि प्राइस को हम कांस्टेंट ले लिए। तो इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे, इसका डेफिनेशन जब लिखेंगे तो कैसे कैलकुलेट होता है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस मतलब ये जो ईयर का प्राइस को हम कांस्टेंट लेते हैं उस ईयर को बोलते हैं बेस ईयर। तो अब क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर, व्हाट डू यू मीन बाय बेस ईयर। ये बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर पूछने से मैं बोलूँगा बेस ईयर इट इज़ ए नॉर्मल ईयर, ये एक नॉर्मल ईयर है। अब क्वेश्चन ये है, जो समझ नहीं पाएंगे बोलेंगे भाई नॉर्मल ईयर क्या बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल ईयर मतलब रेफर्स टू वन ईयर व्हिच इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ अबनॉर्मलिटीज़। मतलब भाई नॉर्मल ईयर वो ईयर है जहाँ पे कोई अबनॉर्मल चीज़ नहीं हुआ होगा, जैसे कि फ्लड, earthquake, war, etc. So base year refers to that year which is free from all sort of abnormalities such as flood, earthquake and war. तभी उसे बोलेंगे नॉर्मल ईयर। वैसे ईयर को ही हम बेस ईयर लेते हैं और उसी ईयर का प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करेंट ईयर क्वांटिटी विथ द बेस ईयर प्राइस। अब तो बेस ईयर सबको समझ में आ गया होगा। तो बेस ईयर का प्राइस को जब करेंट ईयर का क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो यहाँ पे 100 था, 90 का करेंट क्वांटिटी और 1990 का करेंट ईयर का प्राइस था 10 और कांस्टेंट में भी 10। तो ये 1000 यहाँ भी था, यहाँ भी 1000 था। जब कांस्टेंट प्राइस में लिए ये 2400 था, क्योंकि यहाँ पर जो है करंट ईयर का प्राइस 12 था, यहाँ भी करंट ईयर का प्राइस 12 है, लेकिन हम बेस ईयर का प्राइस लिए तो ये चेंज होके 2000 हो गया। अब इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि आगे बाई चांस कोई कन्फ्यूजन होगा, इसी को रेफर करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है डेफिनेशन का हो गया। सेकंड क्या है, इसका नाम याद रख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। तो इसका जो है नाम है नॉमिनल नेशनल इनकम। दिस इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम।
तो बस नाम बता दिया, 1 मार्क मिल गया, 3 मार्क है। पहला डेफिनेशन कैरीज 1 मार्क, फिर उसका नाम बता दिया, 1 मार्क मिल गया। तीसरा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है भाई? जो चीज़ वेरी करता है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में देखो, प्राइस 10 से 12 हुआ तो प्राइस चेंज हुआ, वेरी किया। दूसरा चीज़ क्वांटिटी 100 से 200 हुआ है। सो इट हैज़ 2 वेरिएबल, वन इज प्राइस एंड द अदर वन इज क्वांटिटी। तो इसका 2 वेरिएबल है, एक प्राइस, दूसरा क्वांटिटी, क्योंकि दोनों बदल सकते हैं। लेकिन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के केस में प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी बदलेगा। सो इट हैज़ 1 वेरिएबल, दैट इज द क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए इसी का नाम है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब 4th पॉइंट, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर 1 पॉइंट भूल गए तो 4 पॉइंट कर रहे हैं, अगर 4 मार्क का आ गया तो चारों लिखना पड़ेगा। तो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस जो है फॉल्स इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो है ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब बच्चे का ग्रोथ क्या है? उसका हाइट बढ़ा, उसका वेट बढ़ा, उसका हेल्थ इंप्रूव हुआ तो बच्चे का ग्रोथ हुआ। उसी तरह इकोनॉमी का ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब बढ़ता है तो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। तो अब देखते हैं ये ट्रू क्यों है, वो ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। फॉल्स ये इसीलिए है क्योंकि अभी अगर इसी क्वेश्चन में जो ऊपर हम लिखे हैं क्वांटिटी को मैं 100 रख दूँ 2020 में भी, तो क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, लेकिन अगर 100 भी लूँगा तो 12 से मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है 1200। तो 1990 में 1000 था, 10 × 100, और 20 में जो है प्रोडक्शन उतना ही हुआ 100, लेकिन नेशनल इनकम 1200 हो गया। तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, अभी बताया था जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। यहाँ पर तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, खाली प्राइस बढ़ा और नेशनल इनकम बढ़ा। हम बोलेंगे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो फिर गलत है। 10 नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज अ फॉल्स इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइस बढ़ा, महंगाई बढ़ा, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट किया, हम बोल रहे हैं भाई कंट्री तरक्की कर रहा है, तो ये गलत है। और ये ट्रू क्यों है? क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, ये तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगा। तो इसीलिए नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3-4 मार्क का, ये खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो अगर पसंद आया इसे सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी कुछ होगा कमेंट को देख के हम कम्युनिकेट करके आगे से उस हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।